हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमें एरिया अंडर द कर्व या इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना है तो इंटीग्रल को हम लोग एज लिमिट ऑफ सम भी लिख सकते हैं और एरिया अंडर द कर्व उसकी एक्चुअल वैल्यू ए वो क्या हो जाती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी के इंटू डेल्टा एक्स के। डेल्टा एक्स के क्या है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन या पूरे रीजन जो ए से बी तक है उसको आपने एन पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो जो एन रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना, उन रेक्टेंगल्स का बेस ये डेल्टा एक्स के है। बेसिकली ये आपको बता रहा है कि जो आपने केथ रेक्टेंगल लिया था एरिया अंडर द कर्व में उसका बेस कितना है, और ये डेल्टा एक्स के किसके बराबर हो जाता है। अगर आप इक्वल पार्ट्स में इस ए टू बी वाले इंटरवल को डिवाइड करते हैं n इक्वल पार्ट्स में, तो डेल्टा एक्स के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा एक्स के b माइनस ए बाई एन। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था और वहाँ पर ये भी देखा था कि ये जो सम है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल टू 1 to n, इसकी वैल्यू इस सी के पर डिपेंड नहीं करती है। तो मान लीजिए आपको कोई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन f(x) ऐसा दे रखा है और इसका आप ये समेशन करना चाहते हैं या इसका आप इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx ये फाइंड करना चाहते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप क्या देख रहे हैं कि आप इस रीजन को जो भी है a से b, यहाँ से मान लीजिए कि ये a है ये b है, इस रीजन को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, उन पार्ट्स पे रेक्टेंगल बनाते जाइए, उन रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करिए, फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिए, आपको एक्चुअल एरिया मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि हम लोग केथ रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स के माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स के, और सी के कहाँ होगा, सी के होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट, क्योंकि ये इंटरवल हो गया ना एक्स के माइनस 1 से एक्स के और सी के, इनके बीच में कहीं भी हो सकता है। और पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में दिखा दिया था कि अंडर द कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो पूरा टर्म है राइट हैंड साइड में वो इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि सी के आप कहाँ पर ले रहे हैं। तो ये तो हुआ इस एरिया अंडर द कर्व या इस इनफाइनाइट सम को समझने का एक तरीका। अब मैं दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूँ कि आप एफ ऑफ सी के बदले यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं कि इस इंटरवल में एक्स के माइनस 1 to एक्स के, ये जो इंटरवल है इसमें फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू जहाँ पर भी हो रही है ना, उसको आप इस जगह पे लिख दीजिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लीजिए कि इस इंटरवल में फंक्शन मिनिमम यहाँ पर है, तो उस पॉइंट पर f की मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं कि m है, तो हम लोग यहाँ पर f ऑफ सी के बदले m भी ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अंडर दिस कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप सी के को कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये करिए कि सी के को वैसा पॉइंट ले लीजिए जहाँ पर फंक्शन अपनी मिनिमा को अटेन करता है इन दिस इंटरवल, और उस मिनिमा की वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं m के लिख देते हैं क्योंकि वो उस केथ इंटरवल में है। तो अगर हम लोग m के इंटू डेल्टा एक्स के कर दें, डेल्टा एक्स के क्या हो गया, उस इंटरवल का विड्थ, यानी कि ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये वाला, इसका विड्थ हो गया डेल्टा एक्स के, और m के क्या हो जाएगा, उस रेक्टेंगल का हाइट, ये हो गया m के का मतलब क्या हुआ, इस केथ इंटरवल में केथ रेक्टेंगल में इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, स्मॉल m है इसलिए मिनिमम वैल्यू, तो m के इंटू डेल्टा एक्स के करिएगा तो क्या होगा, इस रेक्टेंगल नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया। ये जो एरिया है जो ग्रीन से मैंने यहाँ पे शो किया है, ये एक्चुअल एरिया से कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है ना, उससे तो कम ही होगा क्योंकि आपने मिनिमम को ले लिया है ना, यहाँ पर एफ ऑफ सी के की जगह मिनिमम को ले लिया है, तो एक्चुअल एरिया जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा, यानी कि ये जो एरिया है दिस विल बी लेस देन एक्चुअल जो भी वहाँ का एरिया हो ए के, उससे कम होगा। तो ये जो m के इंटू डेल्टा एक्स के है ये भी इस एक्चुअल एरिया का एक अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन ये लोअर अप्रॉक्सीमेशन है, लोअर बाउंड है, क्योंकि देखिए वो एक्चुअल एरिया से कम है। कम क्यों है, क्योंकि आपने m के को ले लिया है, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है इस पूरे इंटरवल पे उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आप इसी का ठीक उल्टा ये कर सकते हैं
कि इस इंटरवल में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा है, मान लीजिए कि ये कैपिटल M इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप कैपिटल M को हाइट मानते हुए भी तो एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप ऐसा एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना दीजिए, उसका विड्थ ये हो गया, हाइट उसका कैपिटल M हो गया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक्चुअल एरिया से कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली एक्चुअल एरिया से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका हाइट जो है वो कहाँ पर है, हाइट इसका देखिए यहाँ पर है, मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन अटेन कर रहा है इस इंटरवल में उस पर है। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, इसका एरिया इस एक्चुअल से ज़्यादा होगा, यानी कि उसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस ए के इज़ लेस देन कैपिटल M के इंटू डेल्टा एक्स के। उसी को हमने यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया है। ये फंक्शन है, ये इंटरवल है, इसका एक्चुअल एरिया क्या होगा, AK के बराबर होगा। ये देखिए, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअल एरिया है, ये रेड वाला जो पोर्शन है वो कम होगा, इस एक्चुअल का लोअर बाउंड होगा, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, इस इंटरवल में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है ना स्मॉल m के, उसको हाइट मानते हुए रेक्टेंगल बना दिया है। तो ऑब्वियसली आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो रेड वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया इस ब्लू वाले से कम है, और इस ब्लू वाले का एरिया इस ग्रीन वाले से कम होगा, क्योंकि ग्रीन वाले रेक्टेंगल में हाइट क्या हो गया है, उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है उस इंटरवल में उसको हमने बना दिया है। ये जो रेड रेक्टेंगल है इसका एरिया इससे कम है, दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस, उसी को हमने इनइक्वालिटी फॉर्म में ऐसे लिखा है। अब इस चीज़ को आप ऐड कर दीजिए, जब ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, समेशन M के यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स के, यहाँ पर जब सारे एक्चुअल को ऐड करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, जो टोटल एक्चुअल एरिया है वो मिल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा समेशन कैपिटल M के डेल्टा एक्स के। ये तो सिंपल इनइक्वालिटी है, सारे n इनइक्वालिटीज़ को आपने ऐड कर दिया, और ये समेशन भी कहाँ से कहाँ हो जाएगा, k इक्वल टू 1 से n हो जाएगा, या अगर आप k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो k इक्वल टू 0 से n-1 तक हो जाएगा। तो जो एक्चुअल एरिया है वो आप देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा है और इससे कम है, तो इस सम को हम लोग बोलते हैं लोअर सम। लोअर सम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इस एक्चुअल एरिया का लोअर एस्टिमेट है, ये भी एस्टिमेट है, ये भी एस्टिमेट है, लेकिन ये वाला जो एस्टिमेट है ना वो लोअर एस्टिमेट है, उसका नीचे का बाउंड्री बता रहा है कि एक्चुअल एरिया तो इससे ऊपर होगा, इससे ज़्यादा होगा इस चीज़ से, और ये क्या है, ये उसका अपर एस्टिमेट है, ये चीज़ बता रहा है कि जो एक्चुअल एरिया है वो इससे कम होगा, इस चीज़ से कम होगा। तो इसको कहते हैं लोअर रीमान सम, इसको कह देते हैं अपर रीमान सम। अब ये रीमान सम वगैरह उतने नाम के चक्कर में मत पड़िए, सिंपल आपको ये दिख रहा है ना कि ये जो सम है ये इससे एक्चुअल एरिया से ये कम होगा, और ये वाला जो सम है कैपिटल M के वाला वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा। इसका नाम भी हम लोग कुछ अलग अलग दे दें, क्योंकि इस पूरे को तो इतना कैरी करना ठीक नहीं है, तो इसको हम लोग LN लिख सकते हैं, दिस LN इज़ लेस देन A एंड दिस A इज़ लेस देन, इसको UN कर देते हैं। तो LN और UN क्या है समझ लीजिए, LN हो गया लोअर एस्टिमेट, A हो गया एक्चुअल एरिया, UN हो गया अपर एस्टिमेट, तो LN इज़ लेस देन A इज़ लेस देन UN। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गया कि जो एक्चुअल एरिया है या जो एक्चुअल इंटीग्रल की वैल्यू है वो लोअर एस्टिमेट से बड़ा होगा और अपर एस्टिमेट से छोटा होगा। और इस रिलेशन से आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो लोअर एस्टिमेट LN है और अपर एस्टिमेट UN है, इसमें हमने n सबस्क्रिप्ट क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स उस पर डिपेंड कर रही है। अभी हमने इस रीजन को A से B तक n पार्ट्स में ब्रेक किया है, इसलिए हमने LN लिखा है, यहाँ पर UN लिखा है। तो ये जो सम है ये तो ऑब्वियसली n पे डिपेंड करेगा ना, अभी हमने वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला कंडीशन नहीं लगाया है, वो कंडीशन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमने A से B तक 10 पार्ट में या 20 पार्ट में इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया है। तो ये तो क्लियर होगा कि जैसे जैसे n की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी LN भी चेंज होगा, UN भी चेंज होगा, यानी कि ये जो लोअर एस्टिमेट है दिस इज अ फंक्शन ऑफ n, इसलिए हमने यहाँ पर LN लिख दिया है। उसी तरह अपर एस्टिमेट
जो u है वो भी फंक्शन ऑफ n है, इसलिए हमने यहाँ पर un लिख दिया है। तो रिलेशन ये आ गया कि ln इज लेस देन a इज लेस देन un, यानी कि लोअर एस्टिमेट ऑब्वियसली एक्चुअल एरिया एक्चुअल इंटीग्रल से कम होगा, और अपर एस्टिमेट जो है वो एक्चुअल एरिया या एक्चुअल इंटीग्रल से ज़्यादा होगा। और n की वैल्यू कुछ भी हो जाए यहाँ पर और यहाँ पर, ये रिलेशन तो होल्ड करना ही है, क्योंकि l क्या है, लोअर है। इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि भाई तू तो लोअर है, तू तो छोटा है, तू तो छोटा रहेगा ही। और अपर क्या है, इसके नाम में भी है कि ये अपर है, तो ये तो ऊपर रहेगा ही। यानी कि यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है कि ln विल बी लेस देन um फॉर ऑल एम कोई भी इंटीजर हो जाए, ln जो है वो um से छोटा होगा ही होगा। यहाँ पर आप L10 लिख दीजिए, यहाँ पर आप U100 लिख दीजिए, या U2 लिख दीजिए, U1 लिख दीजिए, यहाँ पर आप L10 की जगह L1000 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है लोअर क्लास का, ये लोअर क्लास का सम है, तो ये अपर क्लास के सम से छोटा होगा ही होगा। तो ln हैज़ टू बी लेस देन um फॉर ऑल nm। सिंपल सा लॉजिक है, अपर लिमिट है, ये ऊपर का है। मान लीजिए कि ये हाथी है और ये कुत्ता है, लोअर जो है वो डॉग है, ये अपर एस्टिमेट जो है वो एलिफेंट है। तो हाथी अगर बैठ भी जाए तो भी कुत्ता से तो ऊंचा ही रहेगा ना। ये कुत्ता कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन हाथी के बराबर तो नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली वही लॉजिक है। ln लोअर एस्टिमेट है, इसलिए ये किसी भी अपर एस्टिमेट से छोटा होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln इज लेस देन a एंड a इज लेस देन um फॉर ऑल nm, यानी कि a जो है वो ln और um के बीच में रहेगा, हमेशा रहेगा। n और m कुछ भी हो जाए, ln जो है वो a से छोटा होगा और um जो है वो a से बड़ा होगा। तो इस रिलेशन को अगर हम लोग ग्राफिकली दिखाएं तो कैसा दिखेगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल या एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया यहाँ पर है। ln जितने भी हैं सब वो नीचे हैं। कहाँ पर हैं, नीचे हैं। कहाँ होंगे, यहाँ पर एक ln होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, सब के सब नीचे हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर हम लोग n की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो ln इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। बहुत ही फाइन और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर आप n की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, L10 है, फिर L20 है, फिर मान लीजिए L25 है, L55 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। सिंपल सा लॉजिक ये देखिए कि ये ln's क्या है, लोअर एस्टिमेट है। किस चीज़ का एस्टिमेट है, इस एरिया का, a का एस्टिमेट है। और हमने अभी मेथड ऑफ एग्जॉशन में देखा था कि जैसे आप n बढ़ाते जाते हैं, n क्या है, कितना आपने उस इंटरवल का पार्टीशन किया, कितने आपने रेक्टेंगल्स लिए। तो हमने मेथड ऑफ एग्जॉशन में देखा था कि जैसे आप n बढ़ाते जाएंगे, एस्टिमेट उतना एक्यूरेट होता जाएगा, उतना अच्छा होता जाएगा। अब ये सब ln's कहाँ हैं, बेचारे सब नीचे हैं। कहाँ पर हैं, एक्चुअल से नीचे हैं। तो जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाएंगे, ये सब कहाँ होगा, किसको टेंड करेगा, एक्चुअल के पास पहुँचता जाएगा। यानी कि एज n इंक्रीजेज ln's विल इंक्रीज। बहुत ही फाइन कॉन्सेप्ट है, जनरली आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कभी ना कभी जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसको समझ लीजिए, जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करिएगा ln बढ़ता जाएगा, क्योंकि ln's कहाँ है, नीचे है, एक्चुअल एरिया से नीचे है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या नंबर ऑफ पार्ट्स अगर बढ़ाते जाते हैं तो मेथड ऑफ एग्जॉशन से अप्रॉक्सीमेशन उतना अच्छा होता जाता है। यानी कि ये जो लोअर एस्टिमेट है वो एक्चुअल एरिया के उतने नज़दीक पहुंचता जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये L10 होगा, ये L20 हो जाएगा, फिर ये L30 हो जाएगा, फिर ये L55 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है L इंक्रीज करेगा। एज n इंक्रीजेज ln's विल इंक्रीज। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एज n इंक्रीजेज ln जो है वो इंक्रीज करेगा। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ln's क्या है, ln है हर इंटरवल में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू को लेकर जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया। यानी कि ln's के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए a to b है x कोऑर्डिनेट का इंटरवल, तो ln निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको आपने n पार्ट में डिवाइड किया
और हर पार्ट में गए और पूछा कि बेटा बता तो तेरा मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन का, जो मिनिमम है वो लिया और उस मिनिमम को इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने ln फाइंड कर लिया। अब अगर आप नंबर ऑफ पार्ट्स इस A to B वाले का इंक्रीज कर देते हैं तो मान लीजिए कि पहले था 4 पार्ट, अब हो जाएगा इसमें 8 पार्ट या 10 पार्ट। तो जो नया पार्ट बनेगा उसमें जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो पहले वाले मिनिमम से तो ज़्यादा ही होगा ना। सिंपल सा लॉजिक है, सोचिए पहले हमने जब मिनिमम लिया था तो इस पूरे इंटरवल का मिनिमम लिया था, ठीक है, इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक। अब आपने इस इंटरवल को 2 टुकड़ों में बांटा, दोनों टुकड़ों से जाकर पूछ रहे हैं कि अब बताओ तुम्हारा मिनिमम क्या है। तो अब जो इनका मिनिमम होगा mi वो पुराने वाले मिनिमम से कुछ ज़्यादा होगा, बहुत होगा तो उसके बराबर होगा, लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा बराबर होगा इसका मतलब फंक्शन ही थ्रू आउट द इंटरवल कांस्टेंट है, तो वो केस तो नहीं होगा। तो इस चीज़ को दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते जाएंगे तो हर रेक्टेंगल में जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है वो पिछले वाले केस से बढ़ेगा, बढ़ना ही है। क्योंकि पहले मान लीजिए कि आपने 10 पार्ट में उस A से B तक को डिवाइड किया था, अब आपने 20 पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो 10 नए पार्ट आएंगे उनमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू या तो पिछले वाले मिनिमम वैल्यू के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बहुत से बच्चे इस लेवल पे शायद नहीं समझ पाएँ। मान लीजिए कि आपके कोचिंग में 5 बैचेज हैं, A B C D है, ठीक है। किसी को पता करना है कि एक कोचिंग में कितना मार्क्स आया सारे बच्चों का, तो क्या कर सकता है कि 5 बैचेज हैं, सब बैच में 100 स्टूडेंट हैं, हर बैच में वो जाएगा, पूछेगा कि बताओ तो A बैच का मिनिमम स्कोर कितना है, किसी ने बोला कि भाई मिनिमम तो 20 है। B बैच में मिनिमम स्कोर कितना है, किसी ने बोला 30 है। C में मान लेते हैं मिनिमम 22 है, D में 42 है, E में 52 है। तो वो क्या करेगा, समेशन कर देगा 20 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 100 प्लस 22 इंटू 100, ये सब कर देगा, तो उसको एक एवरेज आइडिया हो जाएगा कि इस कोचिंग का स्कोर क्या है। लेकिन वो लोअर एस्टिमेट होगा क्योंकि उसने हर बैच में जा कर के उस बैच का मिनिमम स्कोर लिया, एक्चुअल मार्क्स तो उसे पता ही नहीं था। तो ये तो हो गया एक एस्टिमेट। दूसरा एस्टिमेट ये हो सकता है कि इस एस्टिमेट को और थोड़ा सा रिफाइन किया जाए। कैसे रिफाइन करना होगा कि वो A बैच में गया और देखा कि वहाँ पर 5 सब बैचेज हैं, A1 A2 A3 A4 A5, 20-20 लड़के के 5 सब बैचेज हैं। अब वो क्या कर रहा है कि हर सब बैच में जाके पूछ रहा है A1 वाले से कि बताओ तो तुम्हारा मिनिमम कितना है। तो उसका मिनिमम कितना हो सकता है, या तो 20 होगा या 20 से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि पूरे A बैच का मिनिमम है 20, ठीक है। अब इस A बैच में से 5 सब बैचेज निकले हैं, A1 A2 A3 A4 A5। तो A1 में जितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उनका मिनिमम स्कोर क्या होगा, 15 हो सकता है क्या, 10 हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि A बैच का मिनिमम स्कोर ही 20 है। तो जो A1 बैच है उसका मिनिमम क्या होगा, बहुत होगा तो 20 होगा, लेकिन 21 भी हो सकता है। A2 बैच है उसका मिनिमम स्कोर क्या होगा, 22 हो सकता है। A3 वाले का मिनिमम 23 हो सकता है। A4 वाले का मिनिमम 20 हो सकता है। A5 जो बैच है उसका मिनिमम क्या हो सकता है, उसका मिनिमम हो सकता है 25। यानी कि जितने भी सब बैचेज इसमें से निकलें, सबका मिनिमम जो है वो ओरिजिनल जो A बैच है, जो उसका मदर है, ओरिजिनल है, उस 20 से तो ज़्यादा ही होना है। यानी कि अगर अब वो एस्टिमेट करता है इन 5 स्कोर को लेकर के, जो बाहर का कोई आया है आपके कोचिंग में मार्क्स एस्टिमेट करने, वो अब क्या करता है कि 20 इंटू 20 कर देता है, प्लस 22 इंटू 20 स्टूडेंट्स हो गए ना हर सब बैच में। तो अगर इन सब बैचेज के स्कोर को लेकर के अगर वो एस्टिमेट करता है टोटल कोचिंग का मार्क्स, तो ये भी लोअर एस्टिमेट ही होगा, लेकिन ये पुराने वाले एस्टिमेट से ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि लोअर एस्टिमेट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता जाएगा अगर आप नंबर ऑफ पार्ट्स इन द इंटरवल बढ़ाते जा रहे हैं। A से B है आपका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो जो लोअर एस्टिमेट है वो अच्छा होता जाएगा।
अच्छा होने का मतलब ये है कि वो एक्चुअल नंबर ए के करीब जाएगा। तो करीब कहाँ जा सकता है, ln तो नीचे है, तो नीचे से ये ऊपर जाएगा तभी तो करीब होगा ना। सारे के सारे ln's तो एक्चुअल से नीचे हैं। अब जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है, इन लोअर एस्टिमेट को ज़्यादा क्लोज होना है एक्चुअल के, तो क्लोज होने के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को बढ़नी पड़ेगी। वही हमने लिखा है एज n इंक्रीजेज ln's इंक्रीज। इसी का ठीक उल्टा लॉजिक हो जाता है अपर एस्टिमेट्स में। अपर क्या है, अपर तो बेचारा ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, n देखिए इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या होगा, एक्चुअल के नज़दीक जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे आप n इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि a से b तक जो इंटरवल है उसमें आप ज़्यादा पार्ट्स बनाते जा रहे हैं, ज़्यादा रेक्टेंगल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा रेक्टेंगल्स का यूज़ करेंगे तो एक्चुअल एरिया और रेक्टेंगल का एरिया नज़दीक होता जाएगा। तो नज़दीक होने का मतलब क्या है, ये तो ऊपर में बैठा है यूएम्स, तो नज़दीक होने का मतलब है कि ये नीचे डिक्रीज़ करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये होगा U10, फिर ये होगा U20, ये हो जाएगा U30, ये वाला हो जाएगा U55। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एज n इंक्रीजेज यूएम्स विल डिक्रीज़। तो ये लॉजिक समझ लीजिए कि कैसे आया। एक्चुअल एरिया जो है वो बीच में है, ठीक है, लोअर एस्टिमेट्स उसके नीचे हैं, अपर एस्टिमेट्स इसके ऊपर हैं। तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, लोअर एस्टिमेट भी a के पास जाएगा और अपर एस्टिमेट भी a के पास जाएगा। और खूबसूरती देखिए इंटीग्रल कैलकुलस की, कि जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जितने भी लोअर एस्टिमेट है ना ln's, ये सारे के सारे ln's a को टेंड करेंगे। और जितने भी ये अपर एस्टिमेट्स है ना, अपर रीमान सम्स या जो भी, ये सारे के सारे यूएन्स ये भी ए को टेंड करेंगे। और इनको टेंड करना ही है। अगर वो फंक्शन इंटीग्रेबल है देन दिस हैज़ टू हैपन, बिल्कुल होना ही है। ये आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेबिलिटी का डेफिनेशन ही है कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जितने भी उसके लोअर सम्स है ना, लोअर रीमान सम्स, वो a को टेंड करेंगे। और जितने भी उसके अपर सम्स है ना, अपर रीमान सम्स, वो भी a को टेंड करेंगे, दोनों a को टेंड करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि ये कभी नहीं होगा कि ये जो ln's वाला है ना, अपनी औकात को भूल करके, बाउंड्री को भूल करके a के ऊपर चला जाए। हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ln's का तो नाम ही है कि तू लोअर है, लोअर एस्टिमेट है, तो an के तो ऊपर ये जा ही नहीं सकता है। उसी तरह ये um है, अपर एस्टिमेट है, तो ये कभी नहीं हो सकता है कि ये अपर एस्टिमेट इस a के नीचे चला जाए, ये भी नहीं हो सकता है, ये अपर है। तो अपर वाला हमेशा a के ऊपर रहेगा, लोअर वाला हमेशा a के नीचे रहेगा, a मतलब एक्चुअल एरिया। और जैसे जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये सारे के सारे ln's a को टेंड करेंगे, लिमिट इनका a हो जाएगा, लिमिट ln विल बी a, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट ln क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। उसी तरह एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट un भी a हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमें इंटीग्रल फाइंड करना है या एक्चुअल एरिया a फाइंड करना है तो आप लोअर सम भी ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, या आप अपर सम भी ले सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर mi इंटू डेल्टा एक्स आई कर दीजिए, कोई नहीं रोकने वाला है, या यहाँ पर कैपिटल mi इंटू डेल्टा एक्स आई कर दीजिए, तो भी कोई नहीं रोकने वाला है। आप लोअर सम लीजिए या अपर सम लीजिए। अगर हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n। तो जैसे ही आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, अपर एस्टिमेट और लोअर एस्टिमेट दोनों के दोनों a को टेंड करेंगे। यहाँ देखिए मैंने k की जगह i ले लिया है, क्योंकि ये सब तो रनिंग वेरिएबल है ना, आप i लिखिए, k लिखिए, r लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फंक्शन का जब हम लोग एक्चुअल एरिया या इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो उसको लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और फंक्शन का लोअर एस्टिमेट और अपर एस्टिमेट कुछ तरह के फंक्शंस में बहुत ही अच्छा हो जाता है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन ऐसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है,
कांस्टेंट को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए कि किसी इंटरवल में कांस्टेंट है, तब तो एक्चुअल एरिया फाइंड करना बहुत आसान है ना। फंक्शन की जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, मान लीजिए कि c इंटू लेंथ ऑफ दैट इंटरवल कर दीजिए, एरिया आपको मिल जाएगा। तो अगर फंक्शन किसी इंटरवल में कांस्टेंट है तब तो इतना सारा खेल रीमान फीमान सम करने का ज़रूरत ही नहीं है। फंक्शन ही कांस्टेंट है तो c इंटू कर दीजिए b माइनस ए बाई एन या जो भी आ रहा है। तो अगर कांस्टेंट है तब तो भूल जाइए। मैं जो भी बता रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन मोनोटॉनिक है, या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग, तो लोअर एस्टिमेट और अपर एस्टिमेट फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है और आपको पता करना है इस इंटरवल में लोअर एस्टिमेट क्या होगा, अपर एस्टिमेट क्या होगा। इंटरवल को मैं नीचे ही बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। इंटरवल मान लीजिए कि ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, लोअर एस्टिमेट कहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट से मिलेगा, लेफ्ट एंड पॉइंट से, और अपर एस्टिमेट यहाँ से मिलेगा क्योंकि फंक्शन तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि लोअर एस्टिमेट किस पॉइंट पर होगा, लेफ्ट एंड पॉइंट पे होगा। अपर एस्टिमेट के लिए क्या करना होगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेना होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, राइट एंड पॉइंट पे होगा। तो अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो लोअर एस्टिमेट और अपर एस्टिमेट फाइंड करना रिलेटिवली आसान होता है। अभी मैं दिखाता हूँ कि अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसका लोअर एस्टिमेट कैसे आप फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है, आप ये करिए समेशन k इज इक्वल टू 0 to n-1। हम लोग लोअर एस्टिमेट की बात कर रहे हैं और फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो लोअर एस्टिमेट में क्या लेना होता है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन अगर ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, लेफ्ट एंड पॉइंट पे होगा, यानी कि हम लोग लेफ्ट रीमान सम लेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि लेफ्ट रीमान सम के लिए क्या करना होता है, k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करिए n-1 तक जाइए। और आप ये भी मान लीजिए कि फंक्शन का आपको इंटीग्रल 0 से 1 के बीच में ही पता करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 लेंगे तो जो लंबा सा समेशन में फॉर्मूला होता है ना, वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम लोग लोअर सम जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 to n-1 f ऑफ k बाई एन इंटू 1/n। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर सम। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने लोअर सम फाइंड कर लिया। और ये लोअर रीमान सम किसके बराबर हो रहा है, लेफ्ट रीमान सम के बराबर हुआ। क्यों, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह अपर रीमान सम क्या हो जाएगा, अपर रीमान सम के लिए इस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता करिए। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, राइट एंड पॉइंट पर होगी क्योंकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो अपर रीमान सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, आप राइट एंड सम निकालिए। तो राइट एंड सम में हमने समझाया था ना, क्या करते हैं, k इक्वल टू 1 से n लिखते हैं, f ऑफ k बाई एन इंटू 1/n हो जाएगा। तो लेफ्ट एंड सम कहाँ से कहाँ होता है, k इक्वल टू 0 से n-1 तक। राइट एंड सम कहाँ से कहाँ होता है, k इक्वल टू 1 से n तक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में ये हो जाता है कि जो लेफ्ट एंड सम है वही लोअर रीमान सम देता है क्योंकि लेफ्ट एंड पे ही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। और अपर रीमान सम जो है वो राइट एंड से मिलता है क्योंकि राइट एंड पे ही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इसी का ठीक उल्टा हो जाता है अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। इस केस में ये एक इंटरवल है तो फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पर होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, राइट एंड पॉइंट पे होगी। तो अगर आपको लोअर रीमान सम पता करना है तो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे लीजिएगा, राइट एंड कॉर्नर पे, राइट एंड वाले पे। तो हम लोग लोअर रीमान सम क्या लिख देंगे उस केस में, समेशन हो जाएगा k इक्वल टू 1 to n f ऑफ k बाई एन इंटू 1/n। ये हमने राइट एंड सम क्यों लिया, क्योंकि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू राइट एंड पर आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसीलिए। इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अपर रीमान सम लेना है तो उसमें क्या करेंगे, अपर रीमान सम में हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू खोजते हैं उस इंटरवल में। तो अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, लेफ्ट एंड पॉइंट पर होगा। तो लेफ्ट एंड पे समेशन करने के लिए क्या करते हैं, सब कुछ वही रहता है, बस समेशन में हम लोग k इक्वल टू 0 से n-1 कर देते हैं। तो कर दीजिए k इक्वल टू 0 to n-1 f ऑफ k बाई एन इंटू 1/n। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो लोअर रीमान सम के लिए हम लोग लेफ्ट एंड पॉइंट पे जाते हैं
और अपर रीमान सम के लिए राइट एंड पॉइंट पे जाते हैं। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो लोअर रीमान सम के लिए कहाँ जाइएगा, राइट एंड पॉइंट पे, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और अपर रीमान सम के लिए कहाँ जाइएगा, लेफ्ट एंड पॉइंट पे, क्योंकि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट एंड पॉइंट पे ही होगी। और अगर फंक्शन कांस्टेंट हो उस इंटरवल में तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ले लीजिए, उसको लोअर और अपर में डाल दीजिए, वही आना है, क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट है ना। तो वो तो बिल्कुल ट्रिवियल केस हो जाएगा। अगर उस इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट है तब तो उसका एरिया फाइंड करना या एक्चुअल इंटीग्रल फाइंड करना तो बच्चों वाला खेल है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ये फंडा लगता है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाया है उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड दो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम हैं, आप उनको सॉल्व करिए। ये पहला प्रॉब्लम है और ये दूसरा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली मैंने ही फ्रेम किया है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी आप जरूर ट्राई करिए। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा।